नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 28 अगस्त 2025 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे काम की हैं। ठीक है, वैसे आज जो है द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट नहीं हुआ है, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो आज सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के ही कुछ आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आती है हमारे सामने, गवर्नमेंट पुशेस फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, MSME आस्क गवर्नमेंट टू अलाउ FDI इन इन्वेंट्री लेड मॉडल। देखो होता क्या है, क्या होती है MSME, शायद हम लोगों ने एक बार पहले भी कभी ना कभी पढ़ा है। MSME है ना, हम इसे क्या कहते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, और इनसे होता क्या है बेसिकली, इनको सरकार क्यों प्रमोट करती है, क्यों स्टेट इन्हें प्रमोट करता है? क्योंकि इनसे होता क्या है, इनसे मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में इनके बारे में लिखा होगा? तो सिंपल याद रखना, हमारा जो DPSP का आर्टिकल 43 है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। तो उनमें आर्टिकल 43 जो है बेसिकली वो क्या कहता है कि स्टेट क्या प्रोवाइड कराएगा? लिविंग वेज, है ना। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसे लिविंग वेज को किस में कन्वर्ट करना चाह रही है? मिनिमम वेज में। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो लिविंग वेज है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में ज़्यादा चाहिए, गांव जैसे जो गांव होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर कम पैसे में भी काम चल सकता है। ठीक है, तो कहा गया लिविंग वेज होना चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड कराएगा। तो उसी में 43 में लिविंग वेज के साथ साथ इसका जो आर्टिकल 43 का पार्ट नंबर A है वो कहता है स्टेट विल प्रमोट, किसको प्रमोट करेगा? स्टेट MSMEs को प्रमोट करेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को, छोटी छोटी कंपनियों को प्रमोट करेगा। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और याद रखना हमारी GDP भी बढ़ेगी। तो हमारी GDP में ऑलमोस्ट अगर तुम पढ़ोगे तो लगभग 30% के आसपास GDP कहाँ से आती है? MSME पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो MSME है ये आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था उसमें बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी, तो लोगों की जॉब चली गई थी। तो उस समय सरकार ने एक स्कीम भी चलाई थी, आई होप कि आपको याद होगा, विवाद से विश्वास 2। और उस विवाद से विश्वास 2 में यही कहा गया था कि भाई जिस MSME सेक्टर के लोगों ने लोन लिया था और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो वो क्या करें, उनका 85% तक जो लोन है वो क्या कर दिया जाएगा? वेव, यानी कि माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी थी? विवाद से विश्वास स्कीम 2.0। ठीक है, तो ये हमारी GDP का भी एसेंशियल पार्ट है, ये यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। ठीक है, और ये वो छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और हमारी मतलब कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अगर सरकार चाहती है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, है ना, तो कैसे बढ़ाओगे? प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो MSMEs कह रही हैं कि आप क्या करो, जो सरकार है उसको FDI अलाउ कर देना चाहिए। अब FDI क्या होता है? तो सिंपल याद रखना, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेक्स रिजर्व, है ना। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, होता क्या है, FDI का मतलब ये है कि वो पैसा जो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है वो क्या है? FDI। जैसे कल को मान लो आपका जो SpaceX है उसका जो मालिक है एलोन मस्क, वो कह दे कि भाई मैं भारत में इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करके फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो क्या हो गया? सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और तुम वहां पर पैसा कमाकर जो पैसा यहाँ भेजते हो, ठीक है, डॉलर की फॉर्म में, फिर तुम्हारे घर वालों को रुपए की फॉर्म में मिल जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे फॉरेक्स रिजर्व में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि FDI बढ़े, किस में बढ़े? MSME सेक्टर में बढ़े। MSME सेक्टर हमने काफी बार पढ़ा भी है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आता है? 43 में इसके बारे में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अंडर द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इन्वेंट्री
of goods and services can be owned by e-commerce entities and sold directly to the consumers। ठीक है, तो उसके लिए चाहते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही 50% यूएस टैरिफ लगा रहा है भारत पे, है ना, तो क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए इन्वेंट्री के पास। ठीक है, तो चाहते हैं एफडीआई अलाउ कर दो ताकि पैसा आए और हम सस्टेन कर पाए। वरना आपने ऐसी खबर पड़ी होगी ना कल और आज में कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी फैक्ट्रियां वो बंद होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है ना, पैसा इतना बनेगा नहीं, क्या करेंगे बेचारे, ताला लगा देंगे। तो उससे बचने के लिए एफडीआई अलाउ कर दो ताकि फॉरेन के लोग इसमें पैसा डालें और पैसा बना रहे। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, तो जो आपके ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसी के बाद की खबरें चली हैं। कौन सी मिनिस्ट्री होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? 2006 में। जस्ट बेसिक सी बातें याद रखना। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उद्यम पोर्टल पे जाना होगा। 2020 के बाद से एक पोर्टल बना रखा है। अगर आप भी 10 लोगों को लेकर एक मशीन लगाकर आप भी कोई काम धंधा शुरू करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाते हैं, तो आप भी उद्यम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको आधार और पैन कार्ड से लिंक करना होगा। ऐसी करोड़ों एमएसएमईज बनी हुई है। ठीक है, जो छोटे छोटे काम करते हैं लोग, है ना, जैसे शर्ट के बटन लगाना, फिर वो शर्ट मार्केट में बिक रही है ना, तो कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, याद रखना हमारी जीडीपी के अंदर लगभग 30% के आसपास पैसा कहाँ से आता है? तो आपके एमएसएमई से आता है। और ये लगभग एक्सपोर्ट में 48% जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो एमएसएमई के थ्रू ही होता है। लार्ज कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वो बड़ी कंपनियां हैं। छोटी छोटी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे भगवती, है ना, स्टेनलेस स्टील प्राइवेट लिमिटेड ना, छोटी छोटी कंपनियां खोल ली, तुमने कुछ भी बना रहे हो प्रोडक्ट। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। ठीक है, इसमें आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है स्कीम के अंडर। आप उसमें पैसा लगा मिल जाएगा आपको। मुद्रा आपने जाना ही है, मुद्रा स्कीम कब आई थी? 2015 में। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर और एक होता है तरुण। और अभी तो इनकी लोन की जो लिमिट थी वो भी बढ़ाई गई थी, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, अब जो तरुण लोन है उसके अंदर आप लगभग 20 लाख रुपए तक लोन पा सकते हो और एमएसएमई खोल सकते हो। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी दी जाती है। ठीक है, ताकि कोविड-19 में जो नुकसान हुआ था उससे क्या मिल सके, तुम्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। तो ये हम काफी बार पढ़े भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। जम्मू रेन टोल राइजेस टू 41, मैनी वैष्णो देवी पिलग्रिम्स अमोंग डेड। आपने देखा होगा शायद, कल के द हिंदू में पढ़ा होगा। कल के द हिंदू में भी ये फ्रंट पेज पे थी ये वाली न्यूज, और आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी फ्रंट पेज पे न्यूज है, क्योंकि आज द हिंदू तो प्रिंट हुआ नहीं है या अवेलेबल नहीं है ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो समझना, जम्मू के अंदर भयंकर बारिश चल रही है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिज तो टूट गए हैं, बहुत सारे ब्रिज को खोल दिया गया है, उनके गेट खोल दिए गए हैं। पूरा का पूरा पंजाब जो है तहस नहस हो चुका है ना। पूरा खेतों में, अभी मैं पढ़ रहा था तो सुबह सुबह की लगभग 25,000 किलो से ज्यादा जितना भी इस बार जो फसल उगाई जा रही थी सारी वाइप आउट हो गई, है ना। जो भी उनके किनारे, नदियों के किनारे जो भी होटल्स बने थे, इवन नेशनल हाईवे थे, सब बर्बाद हो चुके हैं, है ना। उसके साथ साथ जो वैष्णो देवी है, जो कि बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं होली पैलेस है हम हिंदू लोगों का, है ना, वहां पर सभी लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से पर्वत पे है? तो याद रखना त्रिकूट पर्वत पर। कौन से? त्रिकूट पर्वत पर। तो न्यूज में है तो जस्ट थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जहां पर हम माता वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। और कल डाटा कम था, आज लगभग 41 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और बाकियों का भी ढूंढा जा रहा है। तो देखो, अभी थोड़े दिन पहले और भी कई स्टेट में हुआ था, जैसे उत्तरकाशी में हुआ था ना, उत्तराखंड में, जैसे यहीं रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में आपका बादल फट गया था। ठीक है, क्लाउड बर्स्टिंग हो गई थी। तो ये सब मानसून रहने वाला है। बट हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा ये हो जाता है तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, जैसे हम काफी बार पढ़ते भी हैं। ठीक है, कि कौन सी नदी की वजह से हुआ, क्या रीजन था, तो बस वही पढ़ना है मुझे। ठीक है, और इसमें कौन सा एक डिपार्टमेंट है जो सीधा आ जाता है? तो एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ का काम है, जब भी कभी डिजास्टर आएगा, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, चाहे वो आपका नेचुरल डिजास्टर हो, वहां पर एनडीआरएफ पहुंच जाएगा। इवन एनडीआरएफ तो विदेशों में हमारे दूसरे ऑपरेशन जो होते हैं अदर कंट्रीज में, उसमें भी हेल्प करने पहुंच जाता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या हुआ है, कहां पर? जम्मू के अंदर। ठीक है, कहां पर? वैष्णो देवी माता के यहाँ टेम्पल के अंदर, वहां पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाती है भारी बारिश से। तो 2-4 बातें याद रखना। कहां पर है? त्रिकूट माउंटेन में। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। इट सिट्स एट एन एलिवेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1584.96 मीटर। The shrine is one of the holiest Shakti Peeth in Hinduism, dedicated to the goddess Vaishno Devi, a manifestation of Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati.
गवर्नड बाय द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है, चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना ये जो आपका माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उसका कौन हेड होता है, तो उसका जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर होता है वो उसका हेड होता है, यानी कि आज के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जानते हो ना सिन्हा, अभी कल परसों हमने न्यूज में भी पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर अगर रास्ते में जाते हैं तो बाणगंगा, शायद आपने सुना होगा, न्यूज में भी था अभी, है ना, जस्ट याद रखना है, 1 लाइनर में पढ़ लेना, चरण पादुका, ठीक है, अर्धकुंवारी, ठीक है, और उसके बाद में वैष्णो देवी भवन जो कि मेन टेम्पल है। लगभग आपको उसमें चलने के लिए लगभग ऑलमोस्ट आपको 12 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, फिर आपका क्या आ जाता है, मंदिर आ जाता है ना। हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, पैदल भी है, इवन जो वहाँ पे आपके जो होते हैं ना पोनी, है ना, जो खच्चर वगैरह है वो भी वहां पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत काम की न्यूज है, इसको ढंग से पढ़ लेना। मैपिंग द मार्जिन्स, ट्राइबल मिनिस्ट्री डज वेल टू प्रपोज दैट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बी काउंटेड सेपरेटली। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने कहा है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को कि जब आप काउंटिंग करो ना, क्योंकि सेंसस होने वाला है, आप जानते हो भली भांति, और सेंसस एक्ट कब आया था, 1948 में। तो जब सेंसस होगा तो लोगों की जनगणना की जाएगी। तो एक होते हैं देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, SC ST OBC, ठीक है। तो आप जानते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल SC कितना रिजर्वेशन है, 15% रिजर्वेशन है, ST कितना रिजर्वेशन है, 7.5% रिजर्वेशन है, OBC कितना रिजर्वेशन है, तो आप जानते हो 27% रिजर्वेशन है, ठीक है। क्रीमी नॉन क्रीमी का मैटर चल ही रहा है अभी न्यूज में, है ना। और जो EWS है वो तो सभी के हो सकते हैं, जनरल की भी और इनके भी, उनको 10% रिजर्वेशन है। बट अगर मैं ST की बात करता हूं तो ST भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ST और एक होता है PVTG, ठीक है। एक वो PVTG वो होता है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है, ठीक है, जहां पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जंगलों में वो लोग रह रहे हैं आज भी, ठीक है, और उसी जीवन शैली में रहने के लिए मजबूर है जो सदियों से चली आ रही है। तो हमें उन्हें ज्यादा अच्छे से क्या देने की जरूरत है, फैसिलिटीज। इसलिए आपने पढ़ा होगा, हमने एक बार पढ़ा था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि इन बच्चों को शिक्षा दी जा सके, एजुकेशन दी जा सके, है ना। तो कहा गया हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, बताना उसके मिनिस्टर कौन है, काफी बार सुनते भी रहते हो तुम। उन्होंने कहा सेंट्रल जो आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, जो हमारे यहाँ पर जो सेंसस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे कहा कि भाई जब तुम काउंट करो ना तो प्लीज PVTGs को ढंग से काउंट करना, ताकि उनके बीच में जो गैप बना हुआ है उसे फुलफिल किया जा सके और उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। बस इतनी सी न्यूज है। बट हाँ, याद रखना इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, तो मैंने कहा एक होता है नॉर्मल ST, एक आपका क्या मिलेंगे PVTG, ठीक है। अब समझना, अगर मैं 2011 के सेंसस की बात करता हूं तो मेरे पास उस समय टोटल ST कितने हुआ करते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो टोटल ट्राइब थे उस समय लगभग 705, ठीक है। और इसमें से PVTG कितने निकले, तो PVTG इसमें से है 75, ध्यान रखना, ओनली 75 ट्राइब्स आर लिस्टेड अंडर द PVTG टैग, ये ध्यान रखना। और 75 में भी मैक्सिमम PVTG कौन से स्टेट में है, तो याद रखना मैक्सिमम है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कितने हैं, 13, ये मैक्सिमम है, ठीक है। उड़ीसा में मैक्सिमम PVTG, बाकी हर स्टेट में यूटीज में थोड़े थोड़े बने हुए हैं, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि इन PVTGs के लिए कहां पर, देखो आर्टिकल 366 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज नोटिफाइड अंडर द आर्टिकल 342 बाय द प्रेसिडेंट। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी उसको PVTG या ट्राइब अनाउंस करना, ST अनाउंस करना सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और आर्टिकल कौन कौन से है, तो देखो आपने पढ़ा होगा 342 में लिखा है STs के बारे में, आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन SC की डेफिनेशन बताता है, और जो आपका आर्टिकल 340 है वो किसकी डेफिनेशन बताता है, OBC की डेफिनेशन बताता है, ये भी ध्यान रखना। और अगर मैं इनके नेशनल कमीशंस की बात करता हूं तो नेशनल कमीशन फॉर SC का आर्टिकल कौन सा है, 338, नेशनल कमीशन फॉर ST का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 338 का A। और अगर नेशनल कमीशन फॉर OBC की बात करता है, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो उसका आर्टिकल हो जाएगा 338 का B, ठीक है। ये जस्ट बेसिक सी बातें याद रखना। कौन कौन से शेड्यूल्स में है तो हमने पढ़ा भी है, शेड्यूल जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी, थोड़ा सा याद करो। शेड्यूल नंबर 5 में पूरे भारत के SC STs के बारे में प्रोविजन है, और शेड्यूल नंबर जो 6 है उसमें सिर्फ A, T,
mm, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वो वाली न्यूज की, जो लद्दाख था, जब लद्दाख अलग होता है जम्मू कश्मीर से, तो वो कहता है कि मुझे किस में डाल देना, शेड्यूल नंबर 6 में, लेकिन उसे डाला नहीं गया। तो फिर उसे क्या किया गया, तो उसे 85% रिजर्वेशन देकर उसको शांत कर दिया गया, है ना। तो वही ATMM की बात कर रहा है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, जो STs हैं, उनका क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर पूछे सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश, और वैसे पूछे सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना सबसे कम कहाँ पाई जाती है, मिनिमम ट्राइब्स कहाँ पर है, तो आपका हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 पाई जाती हैं। क्योंकि जहाँ जंगल ज्यादा होंगे, जंगल कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो जंगली जीव भी ज्यादा होंगे, तो यहाँ नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा है, और आदिवासी लोग भी ज्यादा होंगे, जो ट्राइबल लोग होते हैं जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा, जहाँ जंगल नहीं होंगे वहाँ नेशनल पार्क भी नहीं होंगे, तो यानी कि पंजाब में 0 नेशनल पार्क, हरियाणा में तो फिर भी 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब है वो तो 0-0 है ऑलमोस्ट, समझ गए, बेसिक से याद रखना। परसेंटेज के भी यहाँ पर पूछे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है परसेंटेज में, मिजोरम में ऑलमोस्ट 94.4% क्या है, ट्राइबल लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर पूछे परसेंटेज तो मेघालय इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, याद रखना जो PVTG है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1973 में आया था कि हमें ऐसे वल्नरेबल जो ट्राइब्स हैं उनको अलग से सेपरेट से बचाना चाहिए, तो उनको अलग से एनलिस्ट किया जाए। तो पहले इसे कहा जाता था प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, PTG, आजकल हम इसे PVTG कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। रीनेम्ड एज PVTG इन 2006, एज ऑफ 2024, है ना, लास्ट ईयर का जो डाटा है 75 ग्रुप्स हैं, जिसमें 18 स्टेट और यूटीज में इन सबको मिला रखा है। क्राइटेरिया क्या होता है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एग्रीकल्चर की, वही ना पुराने समय के हिसाब से रह रहे हैं बेचारे, ठीक है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन है ना, ढंग से नहीं संभाला गया तो हो सकता है गायब भी हो जाए, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, है ना, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, वही अपनी एंशिएंट भाषा बोलते आ रहे हैं, और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि पैसा भी उनके पास नहीं है। जैसे न्यूज आती थी ना, बताना, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, लास्ट ईयर की एक न्यूज है, ढूंढना खुद से फिर बताना मुझे ना। कर्नाटक में, है ना, एक ट्राइब था, उसके लोग जाते थे जंगलों के जो होते हैं ना माइनर फॉरेस्ट वेस्ट, है ना, वो बेचते थे ना, प्रोड्यूस, नॉट वेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते थे, प्रोडक्ट, और वो बेचने चले जाते थे कर्नाटक से केरल में। और वहां पर उन लोगों को धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को लत लग गई शराब पीने की, और वो लोग शराबी बन गए। तो वहां के जो ट्राइबल लोग के जो लीडर्स थे, उन्होंने सरकार से गुहार की, ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे लोगों को इस गंदी आदत से बचा लो, वरना हमारा पूरा ट्राइब ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सब लत में लग गए, बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। और मजबूरी है कि जंगलों से जो मिलता है उन्हें शहर में बेचना पड़ता है, उससे उनका काम चलता है, पैसा बनता है, समझ गए। तो इस वजह से ये कहा गया। तो बताना कौन सा ट्राइब था वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ढूंढ पाता है कहने के बाद। आर्टिकल 15 क्या कहता है, हमने पढ़ा हुआ है, पॉलिटी में इक्वलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए। 16 क्या कहता है कि उनको क्या मिलना चाहिए, जॉब्स में इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा इनके पास जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो बेचारे जॉब कहाँ से पाएंगे, और एक बार पा जाते हैं तो इवन रिजर्वेशन भी तो मिलता ही है ना, ठीक है। 46 क्या कहता है, स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, जो एसटीज होंगे उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को कौन प्रमोट करेगा, स्टेट करेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा स्टेट कई बार क्या होता है कि भाई किसी एससी एसटी के जाति के बच्चे अगर 10th क्लास में 75% ले आए, 80% ले आए, 90% ले आए, तो हम उसे स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, टैब देंगे ना, तो सब उनकी सोशल और इकोनॉमिकल हेल्प की जाती है, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 275 क्या कहता है, इट ग्रांट्स इन एड फॉर एसटी डेवलपमेंट, एसटी डेवलपमेंट के लिए पैसा देने की बात करता है, ठीक है। तो मेन आर्टिकल याद रखना आप, मेजर है ना, बाकी तो कई कई जगह कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। कौन है जो इनको एसटी में डालने की पावर रखता है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन हमारा जो प्रेसिडेंट आज के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, वो भी एक ट्राइबल वुमेन है। और कौन सा ट्राइब है उनका, संथाल, है ना, संथाल ट्राइब है उनका, याद रखना, ठीक है। आपने शायद संथाल रेबल पढ़ा होगा ना, रेबेलियन, है ना, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन लोगों ने संथाल मूवमेंट किया था, ठीक है, तो उसी संथाल से बिलोंग करती हैं। फिर आता है पेशा, व्हाट इज पेशा, तो पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज,
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 में आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, है ना, 24th ऑफ द अप्रैल 1993 को क्या हुआ, आपकी जो ग्राम पंचायत थी उस ग्राम पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ग्राम पंचायत को आर्टिकल 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक दिया गया, 15 आर्टिकल्स दे दिए। ग्राम पंचायत को तुमने शेड्यूल नंबर 11 में डाल दिया, ग्राम पंचायत को तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 9 में डाल दिया, है ना। बट फिर हमने क्या किया, 1996 में एक पेसा एक्ट पास किया और हमने कहा कि जो पंचायत है उसका एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज तक भी होना चाहिए, ताकि उस जंगल में रह रहे वो जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों तक भी क्या पहुंचे, रिसोर्सेज पहुंचे। ठीक है, अब सोचो अगर उन लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो लोग रिसोर्सेज पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, एजुकेशन पाएंगे, स्कूल बनेगी, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, रिसोर्सेज पहुंच जाएंगे, पानी की टंकी लग जाएगी, है ना। तो उनका भी बेनिफिट करने के लिए हमने उनको किस में जोड़ दिया, पंचायत में, और हमने पंचायत को ही वहां तक पहुंचा दिया। तो ये क्या था, पेसा एक्ट, ये भी याद रखना, ठीक है, शायद हमने पढ़ा भी है पॉलिटी में, ठीक है। एक आता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसमें क्या किया गया था कि जो आपके देखो जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आपके ट्राइबल लोग होते हैं, बेसिकली रहते कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे रहते हैं आपके फॉरेस्ट में, जंगलों में। तो इनके राइट्स को बचाने के लिए एक एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA कहते हैं इसे, 2006 में। इनको अलाउ किया गया कि ये वहाँ के फॉरेस्ट के लैंड को यूज कर सकते हैं और रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, बट वो इलीगल तरीके में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम चंदन की तस्करी कर रहे हो ना, पुष्पाराज बनने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, आप अपना जीवन चला सको इतना यूज कर सकते हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपने नाम सुना होगा झूम एग्रीकल्चर, सुना है कभी, झूम एग्रीकल्चर, ये सबसे ज्यादा करते हैं, जो गलत चीज है ना। अब झूम एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं कि बार बार, जैसे मान लो यहाँ पर पहुंचे, जंगल काटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, वैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं, शिफ्ट करते रहते हैं, 2-2 साल 3-3 साल में बढ़ जाते हैं, फिर जंगल काट देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर जंगल काट लेते हैं। होता क्या है, डिफोरेस्टेशन होता है। तो ये गलत चीज़ है थोड़ी सी। और याद रखना, जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, झूम कह देते हैं, ठीक है, झूम कल्टीवेशन। आपका जो केरल है, उस केरल में इसे क्या कहते हैं, इसे कुमारी कहते हैं, है ना, उस कल्टीवेशन के नाम में जब आ गया है तो लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, इसको छत्तीसगढ़ का जो रीजन है आपका, छत्तीसगढ़ बस्तर वाला रीजन, उस बस्तर वाले रीजन में इसे क्या कहा जाता है, इसे दीपा कहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखना। चलो बताना मुझे, राजस्थान में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है, देखते हैं किस किस को याद है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इनके लिए वन बंधु कल्याण योजना लाई गई, कब, 2014 में, है ना। डेवलपमेंट ऑफ PVTG स्कीम लाई गई, ठीक है। फोकस ऑन हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड ये दिया गया। ट्राइब फेड लाया गया, प्रमोट्स ट्राइबल प्रोडक्ट्स थ्रू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, है ना, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लाए गए, ये तो हमने पढ़ा हुआ भी है ना, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए 1997-1998 वाले बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अलग होता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय अलग होता है। इसमें मैक्सिमम 90% रिजर्वेशन STs को होता है, उसमें कोई भी जा सकता है, वो 5वीं क्लास के बाद एक एग्जाम होता है, वो आप जानते होंगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, वो 1986 में आया होता है। एडिक्शन नॉट प्ले, बैन ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग विल प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ द यंग। याद रखना, एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है ये इंडियन एक्सप्रेस में, है ना। कह रहा है कि जो अभी एक बिल आया है, शायद इसके ऊपर हमने MIT भी डाली थी, आई होप आपने देख भी ली होगी, कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ठीक है, अब ऑनलाइन गेम्स बहुत तरह के होते हैं, है ना। आप E-स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, जिसमें आप स्किल सीख रहे हो, ठीक है, वो अलाउ है, ठीक है। एक होता है ऑनलाइन गेम में आप गैम्बलिंग करते हो, आप सट्टेबाजी करते हो, है ना, उसको बैन कर दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। जैसे आप सभी का फेवरेट ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11, आप सभी का फेवरेट जूपी, है ना, इसी में 3 पत्ती पोकर दुनिया भर के थे, है ना।
अब सोचो इससे हो क्या रहा था, मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे, अब सबके पास मोबाइल है हाथ में, और लगता है कि 49 रुपए की टीम बनाएंगे, सुबह करोड़पति बन जाएंगे, सब लगा के सो जाते थे, रात को सपना देखते थे करोड़पति बन जाएंगे हैं, और ये नहीं पता धीरे धीरे रोडपति बनने वाले, और धीरे धीरे उसमें लाखों का नुकसान हो जाता है। फिर कोई सोचता है नहीं बड़ी स्कीम लगा लेता हूँ, सट्टेबाजी कर लेता हूँ, कैसे भी करके। हमारी सरकार का डाटा था, हमने पढ़ा भी है, पहले MIT डाली है ना, आपने देख भी ली होगी, लगभग 20,000 करोड़ रुपए साल के वेस्ट हो रहे थे। लेकिन फिर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ना शार्क टैंक जो आता है उसके जज वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इससे जॉब चली जाएंगी, है ना, इससे इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी, इतनी बड़ी इकोनॉमी लॉस हो जाएगी। अरे यार तुम ये तो देखो, उस गरीब आदमी के पास, जिसके पास खाने को दाने नहीं है, वो तुम्हारे ललचाने के बाद, लालच में आकर वो 2 वक्त की रोटी भी वेस्ट कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तुम उसके मेंटल लेवल को नहीं देख रहे हो। अगर बच्चा है, बच्चे ने पैसे उड़ा दिए, घर वालों को पता चलेगा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, है ना, लोग डर रहे हैं, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइटेशन तक कर रहे हैं उस चीज में ना, कि भाई पैसा दो वरना ये कर देंगे, और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, अलग अलग टाइप के केस आते हैं। तो ये उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को, जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था 2017 में ना, तो उसमें भी लिखा है कि भाई आपकी, इवन WHO भी कहता है कि भाई आप किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना ही है, समझ गए? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर देना चाहिए। सरकार ने बिल्कुल सही किया, है ना, उसको बैन कर दिया। अब आप सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, PUBG वगैरह खेल सकते हो, जिसमें स्किल्स काम आती हैं। आप उस गेम को नहीं खेल पाओगे जिसमें तुम्हें पता है कि पैसा दूंगा तो पैसा आएगा। इस तरह की अगर आवाजाही रही पैसे की, तो वो गेम क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर जस्ट एक बहुत अच्छा आर्टिकल आप इससे पढ़ भी सकते हो। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि क्या भारत में गैम्बलिंग सच में बैन है क्या, तो याद रखना, जो गैम्बलिंग होती है ना, जो सट्टेबाजी होती है ना, गैम्बलिंग, ये जो गैम्बलिंग है, इस पे सबसे पहली बार एक्ट कब आया था, 1867 में। ठीक है, 1867 में, और उसमें इसे बैन किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेशन, है ना, ब्रिटिश एरा की बात है, प्रोहिबिट्स ऑपरेटिंग और विजिटिंग ए कॉमन गेमिंग हाउस। आप नहीं जा सकते थे, है ना, कसिनो वगैरह, हालांकि गोवा वगैरह में कसिनो अलाउड है, पहले बंद थे सब, है ना। मोस्टली पीनल इन नेचर, 200 रुपए का फाइन लगता था और लगभग 3 महीने की सजा होती थी, और उस समय 200 की बहुत वैल्यू होती थी, है ना। इवन आप ढंग से पढ़ोगे तो 1860 में जब हमारा पहला बजट आया था, जब जेम्स विल्सन साहब बजट लेकर आए थे, हमने पढ़ा भी है इकोनॉमी में, तो जेम्स विल्सन के उस बजट में जिस आदमी की सैलरी 0 से 200 रुपए होती थी, वो क्या होता था, टैक्स फ्री माना जाता था। और जो 200 से 400 कमाता था, उससे ऑलमोस्ट 4-5% लेते थे, और 400 से ऊपर वाले से 4% लेते थे, है ना। तो ऐसे उससे ऊपर लेते थे, 2 से 4 और 4 से ऊपर। तो सोचो आज के टाइम पे 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, तो लगभग वैल्यू उतनी ही है, इतना फाइन लिया जाता था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, वैल्यू से अगर मैं मैच करूं तो। 7th शेड्यूल में आता है। 7th शेड्यूल की कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। एज यू ऑल नो 3 लिस्ट होती हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है यूनियन, जिसपे यूनियन गवर्नमेंट का काम है, एक होता है आपका स्टेट, जिसमें स्टेट का काम है, एक होता है कॉन्करेंट, जिसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सब है। तो ये स्टेट का काम है, स्टेट का मैटर है, चाहे तो कंट्रोल करे चाहे तो ना करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात है, क्योंकि ये तो बाद में बना हमारा, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या है, तो यूनियन लिस्ट में टैक्स ऑन बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज अंडर द यूनियन जुरिस्डिक्शन। याद रखना, उस पर टैक्स लगाना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जैसे अभी तक यही हो रहा था ना कि आप ड्रीम इलेवन में पैसा कमा रहे हो तो टैक्स कट रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रही थी। लेकिन उसको चलाना नहीं चलाना, ऑफलाइन वाले गेम्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट की जिम्मेदारी, ठीक है। कुछ स्टेट में अलाउ होता है, कुछ में नहीं होता है। 10 स्टेट रेगुलेट गैम्बलिंग इंडिविजुअली, जैसे लॉटरीज, कसिनोज, ऑनलाइन बैटिंग। देखा होगा ना कि आपने देखा होगा कितना नंबर आएगा, 12 नंबर, 13 नंबर, है ना, मटका.com, ये सब चलते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये उसी में है, ठीक है। कुछ स्टेट में अलाउ है, कुछ में नहीं है। जैसे गोवा, दमन और दीव है, ओनली स्टेट्स विद लीगल ऑफशोर एंड ऑनशोर कसिनो, सिर्फ वहां पर अलाउ है, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 में पास हुआ था, जिसको 1992 में अमेंड किया था। ये फैक्ट याद रख लेना, है ना, काफी न्यूज में है, तो पुराने हो सके पुरानी चीजें उखाड़ के पूछे तो थोड़े डाटा याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नागालैंड प्रोहिबिशन ऑफ द गैम्बलिंग एंड प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल एक्ट 2016 आया था। ये ऑनलाइन स्किल गेम्स को रेगुलेट करता है। अगर स्किल गेम्स के अलावा कोई ऑनलाइन गेम खेलते पाए गए तो डेफिनेटली यू हैव टू पे, क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स, या जो भी आपको बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैव पास्ड स्ट्रिक्टर प्रोहिबिशंस ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बैटिंग।
स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चंद्र बोगवाला 1957 का केस है, जिसमें कहा गया था कंपटीशंस वेयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल्स आर नॉट गैम्बलिंग। तो ऐसा कौन सा केस था पहला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, है ना, ये कहा गया कि भाई अगर आप ऐसा गेम खेलते हो जिसमें स्किल्स एसेंशियल है तो वो गैम्बलिंग नहीं होती है। तो उस केस का नाम याद रखना। KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है 1996 में। इसमें हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया इट डिक्लेयर्ड हॉर्स रेसिंग एंड बैटिंग ऑन इट एज ए गेम ऑफ स्किल हैंस नॉट गैम्बलिंग। तो जो आपकी जो घोड़े की रेस होती है ना, हॉर्स रेसिंग, वो गैम्बलिंग नहीं है, वो स्किल का गेम है। ठीक है, समझ गए, ऐसा ये इन्होंने कहा था। ठीक है, बाकी तो अब जानते हो। लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1998 में। स्टेट्स कैन परमिट प्रोहिबिट लॉटरीज, है ना, तो कुछ स्टेट में चलते हैं, कुछ में नहीं चलते हैं। जैसे केरला में, आसाम में इनमें चलती हैं, बाकी स्टेट में, हरियाणा पंजाब में नहीं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट एक्सटेंड्स पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एनहांसेस लोन अमाउंट। क्या है ये स्ट्रीट वेंडर्स? देखो, आपको पता है कि एक एक्ट आया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसको नाम दिया गया था पीएम स्वनिधि। ठीक है, तो जो पीएम स्वनिधि है, ठीक है, स्वनिधि, देखो ऐसे याद करना, एक्चुअल में स्वनिधि इस एक्ट के थ्रू 2020 में लागू की गई थी। और आप जानते हो 2020 में क्या चल रहा था? कोविड-19 चल रहा था, और कोविड-19 से बहुत सारे लोगों का क्या चला गया था? काम धंधा चला गया था। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा बताओ? अमीर के भी, गरीब के? गरीब पे। जो सेंट्रल या सरकारी नौकरी वाले थे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इससे पैसा तो आ रहा था। जो बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने पैसा कमा रखा था, अच्छी अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन्होंने पैसा जोड़ रखा था, काम चल गया, 1 साल 2 साल निकल गए। मारा कौन गया? ठेले वाला, स्ट्रीट वेंडर्स, जो बेचारे ठेला लेके सब्जी बेचते रहते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली, पीएम स्वनिधि। स्व मतलब खुद, निधि मतलब पैसा, तुम्हें खुद पैसा देगी सरकार। ठीक है, उसने 3 स्कीम बनाई गई। एक स्कीम में कहा गया कि हम तुम्हें 10,000 देंगे, दूसरी किस्त में 20,000 देंगे, तीसरी किस्त में 50,000 देंगे, और आप उस पैसे को लो, और जो आपका कोरोना की वजह से जो धंधा खत्म हो गया था, जो काम धंधा तुम कर रहे थे, उसको दोबारा एस्टेब्लिश करो और धीरे धीरे अपने जीवन को, लाइवलीहुड को आगे बढ़ाओ। समझ गए? बात समझ में आ रही है? तो कौन सी किया गया? पीएम स्वनिधि को लॉन्च किया गया। कौन से एक्ट से? तो एक्ट है 2014 वाला। ठीक है, उस समय बहुत न्यूज में था, हम पढ़ते भी थे 2-3 साल पहले, है ना। और उसमें 3 स्कीम बनाई गई। ठीक है, 10,000, ठीक है, उसके बाद आपका 20,000 और 50,000। तो अभी क्या हो रहा है? द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पीएम स्वनिधि लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, एक्सटेंडिंग इट टिल March 31, 2030 एंड एनहांसिंग द लोन अमाउंट। तो इसको बढ़ा दिया गया है 2030 तक, याद रखना। और इसमें पैसा भी बढ़ा दिया गया है। और पैसा कितना बढ़ा दिया गया है? तो देखो, 10,000 जो पहले था ना, अभी मैंने बताया, वो 15 कर दिया है, 20,000 को 25,000 कर दिया है, और तीसरा द थर्ड रिमेन्स 50,000, वो सेम टू सेम रहा है। तो अगर आपसे पूछे कितना बढ़ा, तो 10 से 15, और 20 से 25 और 50 को सेम रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। देखो, इसमें बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप ये पैसा वापस करते हो ना, मान लो आपने पैसा लिया, ठीक है, और आप पैसा यूपीआई के थ्रू वापस कर रहे हो सरकार को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वापस कर रहे हो, तो अप टू 1600, याद रखना, पहले 1200 था, अब इसमें कर दिया गया अप टू 1600 आपको कैशबैक भी दिया जाएगा। ये भी तुम्हें इसलिए कि तुम्हें यूपीआई चलाने के लिए प्रमोट किया जाए कि तुम भी यूपीआई लेकर घूमो, ताकि अपना जीवन आगे चला सको। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, यूपीआई है कि नहीं है, तुम भी जाते हो, यूपीआई नहीं है तो आप चीज नहीं लेते हो ना, कोई सामान नहीं खरीदते हो, तो ये भी प्रमोट हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आप लिया हुआ लोन यूपीआई से करवाते हो, ट्रांजैक्शन करते हो ऑनलाइन, तो आपको कैशबैक भी 1600 रुपए तक का सरकार दे देती है। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखना। द स्कीम्स टोटल आउटले वुड बी 7332 करोड़, 7,332 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से। As of July 30, 96 lakh loans worth 13,797 crore have been disbursed to 68 lakh street vendors। लगभग इतना पैसा तो उन्होंने बांट भी दिया है। याद रखना, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वापस देने का, वो 7% फिक्स है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डाटा याद रखना, 7% इंटरेस्ट, 1600 रुपए तक का कैशबैक, अप टू है, ध्यान रखना। 10 से 15 कर दिया, 20 से 25 कर दिया, 50 को सेम रखा। आया 2020 में था, एक्ट उसका 2014 में आया था। बस इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम निकल जाएगा। कौन? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। क्यों लाया गया था? जो मैंने बताया ना, कोविड-19, लॉकडाउन, वही सब है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, वेंडिंग है ना, आप जो भी काम करते हो उसमें मिल जाएगा आपको।
पहले आपको 10 मिल रहे थे, ठीक है, फिर 20, फिर 50, वो चेंज हो गए, 7% उसमें है। पहले कैशबैक 1200 था, अभी मैंने कहा अपडेट करके 1600 कर लेना इसे, ठीक है। तो ये सब मिनिस्ट्री कौन सी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें बस आपको आधार कार्ड, यूपीआई, एनपीसीआई से आप पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट पैनल नोट टू सेट अप एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। देखो जो एनडीआरएफ है बेसिकली आपका है ना, जो कि आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, उसके अंडर में काम करता है, जिसका चेयर कौन होता है, चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अभी मोदी जी है, ठीक है। बना कब था, बना था 2005 में, एक्ट आया था 2005 में, बना था 2006 में, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि 2004 में 2004 में आपने पढ़ा होगा इंडोनेशिया में क्या आई थी, एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी से भयंकर बुरा हालात हो गए थे, लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे, भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो हमारी सरकार को लगा कि यार हमें भी कुछ एक्ट बना लेना चाहिए, तो हमने एनडीएमए बनाया और एनडीआरएफ फोर्स का उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कर दी, ठीक है। काफी बार पढ़ा भी हमने, ठीक है। एनडीआरएफ इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको चेयर कौन करता है, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, बट इसकी मिनिस्ट्री कौन सी जो कंट्रोल करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी ध्यान रखना। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की जो फोर्सेज हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। एनडीआरएफ इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंड अलोन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये चाहे आपके नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर वाली, वैष्णो देवी वाली न्यूज में, है ना, चाहे आपके मैन मेड डिजास्टर हो, सभी में ये लोग हेल्प करते नजर आते हैं। और इसको याद रखना, यूएन इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप जो है उसने भी इसको क्या कर रखा है, इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप, उसने भी इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि भाई जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ना, जैसे अभी आपने देखा कि जो हिमालयन रीजन जैसे स्टेट है ना, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, और वहां पर कुछ हलचल होती है, भयंकर बारिश होती है, तो जम्मू जैसे अभी पंजाब में हालात बुरे हैं, ठीक है। तो इसने कहा काम क्यों नहीं करते आप, ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्यों नहीं हेडक्वार्टर बना लेते, ताकि वह ढंग से काम किया जा सके। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है, ठीक है। तो उससे उन एरियाज में शिफ्ट करने की बात हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से डाटा याद रखना, जैसे 2013 में उत्तराखंड फ्लड आई थी, यही काम आया था। अभी जो हुआ था उत्तराखंड में उत्तरकाशी में, तो भी यही काम आया था, है ना। आपके जो केरला फ्लड आई थी ना, जिसको हमारे भारत की पिछले 100 ईयर की है ना, सदी की सबसे बड़ी बाढ़ कहा जाता है, कौन सी थी, केरला। आपको पता है ना, मुल्ला पेरियार डैम, इडुक्की डैम टूट गया, मुल्ला पेरियार डैम कमजोर था, उसे खोलना पड़ा, पूरा केरल पानी में बह गया। और उसी के बाद तो केरला वाली फ्लड के बाद ही हमारी सरकार ने क्या बनाया, तो आपको पता होगा, डैम सेफ्टी एक्ट, है ना। अभी हमने पढ़ा, कब आया था, 2021। अभी हमने पढ़ा था कि सर जब सुनामी आई तो इन्होंने एनडीआरएफ बनाया, है ना। जब यहाँ पर बांध टूटे तो इन्होंने डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए कि भाई हमें डैम को सेफ भी करना है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ होने के बाद ही हमारी सरकार जागती है, ये भारत है अपना, ठीक है, ओके। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। लार्जेस्ट एवर डिप्लॉयमेंट है ना, 55 टीम है इसके अंदर। जैसे टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन दोस्त किया था हमने, ठीक है, उसमें भी एनडीआरएफ गया था, जिसमें पहला बाहर जाकर ये काम करते हैं, ठीक है। जब भी साइक्लोन्स आती हैं तो ये सब क्या करते हैं, उसमें काम करते नजर आते हैं। तो मैंने कहा था जब जब मानसून चलेगा, एनडीआरएफ, रिवर्स, ये सब आपको न्यूज में दिखती नजर आएंगी। तो सबका अपडेट रखना। कोई भी अगर एग्जाम में पूछे कि रिसेंटली ये रिवर कहीं देखी गई थी, यहाँ पर कुछ हुआ था, एनडीआरएफ ने क्या कुछ किया था, तो आप एक साथ समराइज करके लिख लेना, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और 2-3 महीने यही न्यूज में रहते हैं, ये आपको जानते हैं इस बात को, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था, है ना। आज एक ही न्यूज़पेपर था हमारे पास, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।